हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक डिसइन्वेस्टमेंट की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, क्योंकि कुछ सोर्सेस के हिसाब से जो फेमस जापानीज बैंक है सुमिटोमो मित्सुई, उसके समेत 5 ऐसे पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं जो कि आईडीबीआई बैंक में हिस्सा खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको आईडीबीआई बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए आईडीबीआई बैंक के ओवरव्यू के बारे में, तो ये एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसको कि एलआईसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन किया जाता है। इसकी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 94.72% जो इसकी हिस्सेदारी है वो एलआईसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, जिसमें कि एलआईसी के पास 49.24% और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 45.48%। तो इसमें लेटेस्ट क्या हो रहा है, इसमें जो 94.72% की गवर्नमेंट और एलआईसी की हिस्सेदारी है, ये दोनों अपना 60.72% जो स्टेक है उसको बेचना चाहते हैं। इसकी जो सेल प्रोसेस है इस 7 अक्टूबर को किक ऑफ हो गई थी और इसमें जो इनिशियल बिड्स की जो डेडलाइन है सबमिशन की वो 16 दिसंबर है। तो जब गवर्नमेंट और एलआईसी अपना हिस्सा बेच देंगी तो गवर्नमेंट के पास उसके बाद 15% हिस्सा बच जाएगा और एलआईसी के पास 19% हिस्सा बच जाएगा, यानी कि 60.72% हिस्सा बेचने के बाद दोनों के पास मिलाकर के 34% का स्टेक बच जाएगा। इसकी अगर बिजनेस मैट्रिक्स की बात करें तो इनकी 1884 ब्रांचेस हैं, 3400 एटीएम्स हैं, लोन्स इन्होंने 1,60,000 करोड़ रुपए के दे रखे हैं, डिपॉजिट इनके 2,30,000 करोड़ के हैं, टोटल इनकम इनकी 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में 23,200 करोड़ रुपए के आसपास थी और नेट प्रॉफिट 2,518 करोड़ रुपए था। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो आईडीबीआई की सेल है वो गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आपको पता होगा कि सरकार ने जब इस साल का बजट बनाया था तो 65,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखा था और उस टाइम पे जो एलआईसी का आईपीओ था वो भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, क्योंकि ये माना जा रहा था एलआईसी का आईपीओ मार्च 2022 से पहले आ जाएगा, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, उसकी वजह से मार्केट्स गिर गई और गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि गिरे हुई मार्केट में एलआईसी का आईपीओ लाया जाए, तो उसमें डिले हो गया था। तो वो इस साल आया है। उसमें से 20,500 जो करोड़ है गवर्नमेंट ने रेस किया है, तो उसने जो ये 65,000 करोड़ का टारगेट है उसको मीट करने में काफी हेल्प करी है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए के आसपास गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट कर पाई है, जिसमें कि कुछ ओएनजीसी का ओएफएस है और लेटली इन्होंने जो अभी पीछे एक्सिस बैंक में अपना हिस्सा बेचा था, तो इसको मिलाकर के टोटल 28,382 करोड़ रुपए के आसपास गवर्नमेंट अपना डिसइन्वेस्ट कर पाई है। तो अगर इसको 65,000 करोड़ का टारगेट पूरा करना है तो एक बड़ी डील चाहिए और आईडीबीआई बैंक इसमें एक इंपॉर्टेंट डील हो सकती है, क्योंकि सरकार इसमें से जैसे उनके पास 45% के आसपास का हिस्सा है और 15% वो रखना चाहती है, तो 30% अगर बेचती है तो करंट जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है आईडीबीआई बैंक का 58,000 करोड़ का, तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए के आसपास सरकार इससे डिसइन्वेस्ट करके रेस कर सकती है। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इस साल का टारगेट अगर सरकार पूरा करना चाहती है तो। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो सूत्रों के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि जो जापानीज फेमस बैंक है सुमिटोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप और एक और ग्लोबल बैंक के समेत 5 ऐसे पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने की सेंट्रल गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगी है आईडीबीआई में सेल को लेकर के, और ये इंफॉर्मेशन फॉर्मल क्वेरी प्रोसेस के द्वारा मांगी गई है जो कि 10 नवंबर को क्लोज हुई थी। तो अगर सुमिटोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप की बात की जाए, क्योंकि ये एक नाम बहुत ही ज्यादा चर्चा में रह रहा है, अगर आप जापान के टॉप 10 बैंक्स को देखेंगे तो इसमें आपको सुमिटोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप भी दिखाई देगा। और इनकी अगर इंडिया में प्रेजेंस की बात की जाए तो इनकी एक सब्सिडरी है सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, जिनके पास भारत में बैंक लाइसेंस है। इसके अलावा एक एनबीएफसी है फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी के नाम से, इसमें भी इनका मेजॉरिटी स्टेक है जिसको कि इन्होंने आई थिंक 2021 में खरीदा था। तो इनकी ऑलरेडी प्रेजेंस है, तो ये नाम काफी ज्यादा जो इंटरेस्ट जगा रहा है इन्वेस्टर का कि भाई ये भी इसमें स्टेक लेने में इंटरेस्टेड है। हालांकि कोई भी फॉर्मल सोर्सेस से कंफर्मेशन नहीं आई है, तो हो सकता है कि ये नाम कंप्लीटली फॉल्स भी हो, लेकिन अभी के लिए मीडिया में ये नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सुमिटोमो के अलावा एक ग्लोबल बैंक और है, इसके अलावा एक एनबीएफसी है और एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है जो कि इसमें इंक्लूडेड है।
तो इन्होंने क्वेरीज रेज करी हैं, और इससे पहले भी जब सरकार ने अप्रैल 2022 में रोड शो किए थे, तब भी इनफॉर्मल मैकेनिज्म से क्वेरी आई थी, और उसके बाद वर्चुअल रोड शोज भी किए गए थे अप्रैल के बाद जो यूएस में। तो इन सभी से जो क्वेरी आई है उसका सरकार ने अभी पीछे आंसर दिया था, उन सभी क्वेरीज को डिस्क्लोज किया है। हालांकि जो पार्टीज जिनकी तरफ से क्वेरी आई है उनके नाम कंसील नहीं किए गए हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो क्वेरीज आई हैं सरकार के पास, उसमें मेजर कंसर्न्स क्या आ रही हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के द्वारा, तो उसमें से जो कुछ कंसर्न है उसमें एक तो है कि जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म है सेबी के द्वारा, क्योंकि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से जो भी लिस्टेड कंपनी है भारत में उसमें कम से कम 25% जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक के पास होनी चाहिए। हालांकि इसमें कुछ कंडीशनल अप्रूव एग्जेम्पशन दी जाती हैं, लेकिन ये इनका रूल है। तो अब जो इन्वेस्टर हैं वो डर रहे हैं कि भाई जब सरकार और एलआईसी अपना हिस्सा बेच देगी, तो जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है वो कम हो जाएगी 25% से, तो सेबी उनको तंग करेगा। क्योंकि इससे पहले जब गवर्नमेंट की ओनरशिप थी तो आईडीबीआई बैंक को एग्जेम्प्ट कर रखा था इस नॉर्म से। तो गवर्नमेंट ने अभी इसको भरोसा दिलाया है, जब क्वेरी का आंसर किया है तो उन्होंने कहा है कि भाई आईडीबीआई बैंक अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरह ही ऑपरेट करेगा इस स्ट्रेटेजिक सेल के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट का जो 15% का हिस्सा बच जाएगा इसमें पोस्ट प्राइवेटाइजेशन, उसको पब्लिक शेयर होल्डिंग माना जाएगा। तो ये एक तो ये कंसर्न थी। इसके अलावा जो पोटेंशियल बिडर हैं उनको कंप्लायंस और जो बैंक में कंट्रोल को लेकर के कुछ चिंताएं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट और एलआईसी मिला करके अभी भी 34% स्टेक ओन करेंगी। तो उनको डर है कि भाई ये उनकी डे टू डे ऑपरेशन में और कंट्रोल करेंगे बैंक में, तो उसको लेकर के कुछ क्वेरीज थी। इसके अलावा इन्वेस्टर्स ने ये भी बोला है कि भाई डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए भी जो क्या उनको फ्रीडम दी जाएगी, क्योंकि कहीं सरकार बोले कि भाई हमारी भी बोर्ड में सीट होगी। तो सरकार ने अभी क्लियर कर दिया है कि भाई हमारी जो शेयर होल्डिंग है उसको पब्लिक शेयर होल्डिंग माना जाए, तो मतलब कि वो सीट वगैरह के लिए तंग नहीं करेंगे इन्वेस्टर को। इसके अलावा उनको ये डर है कि इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है उसको रीऑर्गेनाइज करने में भी सरकार दखल अंदाजी करेगी। तो इसको लेकर के क्वेश्चंस आए हैं पोटेंशियल बिडर्स के द्वारा, और उसको सरकार ने आंसर किया है। और अगर अब बात की जाए दीपम की जो बिडर के लिए रिक्वायरमेंट है उनके बारे में, तो दीपम ने पहले ही बोल दिया था कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है उनकी मिनिमम जो नेटवर्थ है वो 22,500 करोड़ होनी चाहिए, और पिछले 5 सालों में से कम 30 साल उनको प्रॉफिट रिपोर्ट करना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होंगे आईडीबीआई बैंक की बिडिंग में। इसके अलावा अगर वो कंजोर्टियम यानी कि ग्रुप बना करके बिड करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 4 मेंबर्स अलाउड होंगे। ऐसा नहीं है कि वो पूरी बारात ले लें, सिर्फ 4 मेंबर का ग्रुप अलाउड होगा। इसके अलावा जो भी सक्सेसफुल बिडर होगा उसकी जो इक्विटी है वो 40% कम से कम जो 5 साल के लिए लॉक इन रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई वो खरीद ले और उसके कुछ टाइम बाद बेच के निकल जाए, तो 5 साल की उसको कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि भाई उसकी इक्विटी लॉक इन रहेगी। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या ऐसे में हमें आईडीबीआई बैंक का शेयर लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर आप इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो 3 सालों में इन्होंने 45% की रिटर्न दिया, लेकिन पिछले 1 महीने में जबकि इसकी सेल प्रोसेस की न्यूज बाहर आई थी उसके बाद से इनका शेयर 24% भागा है। यानी कि जो भी डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के पॉजिटिव मोमेंटम था वो इस शेयर ने ऑलरेडी दिखा दिया है। और अगर टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से देखें तो इसका एवरेज टारगेट प्राइस 42 रुपए के आसपास होना चाहिए, और आज की जो लेटेस्ट क्लोजिंग है वो 53 रुपए 90 पैसे पे है, तो उसके हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है। बाकी लार्ज कैप कंपनी बोल सकते हो, 58,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि पी और पीबी अभी भी अट्रैक्टिव है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसमें जो डिसइन्वेस्टमेंट को लेके पॉजिटिव न्यूज थी वो ऑलरेडी बेक्ड इन है। तो ऊपर का स्कोप मुझे नहीं दिखता है इस टाइम पे। एचडीएफसी बैंक या दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है वो ज्यादा इंटरेस्टेड दिखते हैं। तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज है वो मेरे पर्सनल है। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।